में बांटी जाएगी। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पाकिस्तान में लॉकडाउन, बांग्लादेश में हाहाकार, ईरान युद्ध से तेल और गैस की कीमत रॉकेट बनी। भारत में मोदी क्या क्या कर रहे हैं? कहीं रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कहीं पब्लिक लाइन में एलपीजी सिलेंडर और पाइपलाइन वाली गैस की किल्लत का सच क्या है? पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है क्या? पीएम मोदी की मीटिंग में क्या बड़ा फैसला हो रहा है? भारत में इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है? भारत के लिए क्या संकट खड़ा हो गया ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। जिस दिन ईरान का अमेरिका के साथ ये युद्ध शुरू हुआ था, हमने पाठशाला में डे 1 आपसे कहा था कि ये युद्ध कोई जीते कोई हारे, पूरी दुनिया को ऐसे चपेटे में ले लेगा कि युद्ध लड़ रहे हैं वो, बर्बाद होंगे हम। जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी चुनौती आ जाएगी। और हमने आपसे डे 1 कहा था। आज सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। तेल और गैस की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बिना तेल गैस के दुनिया में कुछ नहीं चल सकता बॉस। खाना किस चीज पे बनाइएगा? ऑफिस काहे से जाइएगा? ऑफिस तो चलिए पैदल भी चले जाइएगा। पेट में क्या डालिएगा अगर सिलेंडर नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा? ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन में ही ऐसी नौबत आ गई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश लड़खड़ा गए। भाई, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान पैनिक मोड में चला गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, अफसरों और नेताओं की सैलरी में कटौती कर दी है। उधर बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ऐसे हाल हो गया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? भारत में क्या हालात हैं? क्योंकि हमारे यहां कई जगहों पर होटल रेस्टोरेंट वाले एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की बात कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी चर्चा होने लगी है। इसका सच क्या है? इस दिक्कत से निपटने के लिए सरकार कौन से एक्शन मोड में काम कर रही है? सरकार ने जरूरी सेवाओं और वस्तुओं को कंट्रोल करने वाला कौन सा एक्शन लिया है? गैस सिलेंडर को लेकर आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कौन से 4 लेयर का प्लान बना है? गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है? मंत्रियों ने क्या कहा है, या मंत्रियों से पीएम मोदी ने क्या कहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? सच ज्यादा है, किल्लत है, पैनिक ज्यादा है, क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भारत में विपक्ष क्या कह रहा है? इस पूरे हंगामे का पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। सारे जो लोग आए थे होटल ओनर मालिक कि भाई हमारा गैस अगर पूरा बंद कर देंगे तो होटल तो पूरा बंद हो जाएगा। तो कर्नाटक में होटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एक दिन सिलेंडर गया तो हमको इतना टेंशन आता है कि अभी क्या करना है, क्योंकि हम स्टोव नहीं जला सकते, रॉकेल मिलता नहीं है। हाँ, ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में वहाँ पे ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है। ईरान अमेरिका वॉर ने तेल के दामों में आग लगा रखी है, लेकिन सिर्फ तेल की बात नहीं है। गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि गैस की सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले हो रही थी, और इससे हमारे सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। इस चैलेंज से पीएम मोदी कैसे निपट रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। ईरान युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तक तो भारत में कोई पैनिक नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे चैलेंज बड़ा हो सकता है। अगर यह युद्ध ऐसे ही खिंचता रहा तो यह चैलेंज बढ़ जाएगा बॉस। जैसे आप देखिए कि हर जगह पर आज एलपीजी की बात हो रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगने लग गई। लोग एलपीजी सिलेंडर की बातें कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी किल्लत आने वाली है? लोगों के मन में पैनिक आ रहा है। सच क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एलपीजी को लेकर किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ये तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो एलपीजी के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी,
वो नहीं दिखा पा रही है। और जहाँ अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है, अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडम्बना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। विपक्ष कल से ही ये बात कर रहा है कि ईरान क्राइसिस को लेकर चर्चा करो। आज विपक्ष को सरकार के खिलाफ ये और बारूद मिल गया, क्योंकि कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनके पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी हो गई है, और फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को उनको पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही, ये भी वो कर रहे हैं। इसी से एलपीजी चर्चा में आ गया। अलग अलग राज्यों में जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जो मुंबई में होटल एसोसिएशन है, उसने कहा कि शहर में सिलेंडर की कमी की वजह से 20% होटल बंद हो गए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 दिन में 50% होटल बंद हो जाएंगे। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर सिलेंडर की सप्लाई बाधित होगी तो पूरे शहर में होटल बंद करने पड़ जाएंगे। इसी तरह कोलकाता में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ऐसा चला तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के दखल की जरूरत है। यानी होटल एसोसिएशन के लोग अलग अलग प्रदेशों में कह रहे हैं कि भाई होटल बंद हो रहा है या बंद हो जाएगा। और होटल बंद होना सिर्फ बाहर से खाना नहीं खा पाइएगा का मसला नहीं है। कईयों का रोजगार चलता है, कईयों की नौकरी चलती है, कईयों की जिंदगी चलती है उससे। तो होटल बंद होगा तो होटल मालिक आपको बैठा के थोड़ी पैसा देता रहेगा कि नहीं कोई बात नहीं। मुंबई में कुछ होटल वालों से हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, होटल एसोसिएशन वाले क्या कह रहे हैं, एक बार उसको सुनिए आप। बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को भेज दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर ये समस्या बढ़ेगा तो और भारी पैमाने में इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। हमारे जो टोटल महाराष्ट्र का बात की है तो 4 लाख होटल्स है, उनमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है और ये दिन भर दिन उनका असर बढ़ते भी जा रहा है। अगर सरकार कुछ जल्द से जल्द कुछ राहत नहीं देगी, यानी हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं देगी, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स जल्द से जल्द क्लोज होने का परिस्थिति पे है। यानी होटल के मालिक कह रहे हैं कि उनको परेशानी आ रही है, होटल बंद होने शुरू हो गए। और भाई जब उनके पास सिलेंडर नहीं होगा, वो कह रहे हैं हम खाना किस चीज पे बना के खिलाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी को लेकर दिक्कतों की खबरें आई तो कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग तनाव में आ गए। कई जगहों पर एलपीजी गैस के लिए लाइन लगी दिखी। जिन्हें जरूरत है वो भी सिलेंडर लेने पहुंच गए, और जिन्हें अभी जरूरत नहीं भी है वो एक्स्ट्रा सिलेंडर ले जाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि दिमाग में एक आ गया कि भाई कल को पता नहीं मिले ना मिले, एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रख लो। कई जगहों पर लोग एडवांस में गैस बुकिंग करवाने लग गए। जब इस तरह की खबरें चलती हैं तो लोगों को टेंशन होने लगती है कि आगे क्या होगा। इसी में मारामारी मचने लगती है। हर कोई चाहता है कि भाई एक एक्स्ट्रा सिलेंडर तो घर में रखें, जिससे क्राइसिस में कोई दिक्कत ना हो। जबकि तेल कंपनियों से लेकर सरकार लगातार कह रही है कि एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिर भी अचानक ऐसा माहौल बनने लगा है कि जैसे आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। आप एलपीजी एसोसिएशन वालों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम से भगदड़ मचा दी जाए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को लेकर कई जगह प्रॉब्लम है, जिसका दावा होटल वाले रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर ऐसी कोई नौबत नहीं आए। मुंबई में घर घर सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले खुद क्या बता रहे हैं वो भी देखिए। घर के कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे जी, मतलब जो आ रहे हैं वो घर पे देने के लिए बोल रहे, बराबर आ रहे हैं। थोड़ा लेट मिल रहे, मतलब 4-5 दिन का ऐसा पेंडिंग है। तो उसका तो आज तो आया ही नहीं है, कल थोड़ा बहुत आया था, मतलब
जिधर 200 लगता था उधर 100 आ रहा था कल। अच्छा, तो अभी मतलब कम कम होते जा रहे हैं, आज कुछ आया ही नहीं। यानी लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे लेकर ऐसा नहीं कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए कि आज ही होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शिकायत की। उधर इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने एक पैनल बना दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पैनल में रखा गया है। यह पैनल रेस्टोरेंट, होटल और बाकी इंडस्ट्री में जो नॉन डोमेस्टिक सेक्टर के हैं उसमें एलपीजी की सप्लाई के मुद्दे को देखने के लिए बनाया गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगर कमर्शियल सिलेंडर को लेकर किसी की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो यह पैनल सप्लाई को रीप्रायोरिटाइज करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात करेंगी ताकि उनकी समस्या को समझा जा सके। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्राइसिस में अपना फायदा देखने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं। गैस सिलेंडर को लेकर ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। यह वो कानून है जिसका इस्तेमाल सरकार जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए करती है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोककर उचित कीमतों पर जरूरी चीजें उपलब्ध होती रहें और इसके तहत सरकार स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। इस एक्ट को लागू करने के साथ ही सरकार ने बता दिया कि देश में जो प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में बनता है वो प्राथमिकता के आधार पर पहले किसे मिलेगा। मतलब अगर कोई जमाखोरी करेगा तो उसको कड़ी सजा हो सकती है। जहां तक गैस सप्लाई की बात है तो सरकार ने गैस की सप्लाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया और यह तय करने का प्रयास कर रही है कि पहले गैस किसको मिले। प्राथमिकता के आधार पर 4 कैटेगरी बनी है। पहली कैटेगरी है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पाइप्ड कुकिंग गैस, जो आपके घर में पाइप से गैस आती है ना वो। अब नोटिफिकेशन जारी करके इसमें एलपीजी को भी जोड़ दिया गया है कि ये भाई पहली प्रायोरिटी पे ये 3 रहेंगे, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 6 महीने की खपत के आधार पर ये तीनों गैस की सप्लाई 100% हो। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट नेचुरल गैस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पहले सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी पर ध्यान देना होगा। उसके बाद नेचुरल गैस की सप्लाई दूसरे सेक्टर में हो सकती है। इसमें दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी रखी गई है, इसमें चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आते हैं जिन्हें पिछले 6 महीने की खपत के हिसाब से 80% गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी रखी गई है शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। अगर इसके बाद भी पहली कैटेगरी को गैस की कमी होगी, मतलब घर में खाना बनाने वगैरह के लिए अगर दिक्कत हुई, तो बाकी इंडस्ट्री के कोटे को कम किया जाएगा ताकि पब्लिक को घर में दिक्कत ना हो और उसको सिलेंडर मिलता रहे, उसको गैस मिलती रहे। इसके लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर यूनिट्स और हाई प्राइस्ड गैस कंज्यूमर्स को होने वाली सप्लाई पर कैंची चलेगी। ईरान वॉर से जो चैलेंज आया है उससे निपटने के लिए पीएम मोदी खुद भी लगातार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर मीटिंग्स कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी का मैसेज साफ है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को इसके लिए निर्देश भी दिया है। देखिए, यह पूरी दुनिया का क्राइसिस है, ऐसा नहीं कि अकेले से भारत पर आ गया है। कौन इससे कैसे लड़ पाएगा, यही चुनौती है। और नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक तरह से तैयारी रखो कि किसी को दिक्कत ना आनी दी जाए। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इसको कोई गारंटी से नहीं कह सकता बॉस। नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर घरों में एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने पर है कि आम आदमी पर कोई असर ना आए। और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि भारत में आज की डेट में एलपीजी से ही करोड़ों घरों में खाना बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एलपीजी सिलेंडर जो है वो घर घर में पहुंचने लगा। तो अब भाई पहुंच तो गया, अब उस वक्त देते वक्त थोड़ी आदमी सोचे रहता है कि इतना क्राइसिस आएगा। तो देश में अगर आप देखेंगे जो एलपीजी कनेक्शन है वो आज की डेट में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 33 करोड़ है, 33 करोड़। यानी मान के चलिए आपकी 33 करोड़ परिवार हो गए। और अगर एक परिवार में पति पत्नी और बच्चा भी खाली रख लीजिए, 3 लोग भी रख लीजिए, 33 करोड़ परिवार, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का मामला पहुंच जाता है।
इसीलिए सरकार एलपीजी पे फोकस की भी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 33 करोड़ कनेक्शन मतलब 100 करोड़ लोगों की बात है। एलपीजी की सालाना खपत जो है वो एलपीजी की देश के अंदर वो है 31.3 मिलियन टन। ये सालाना खपत है। और इसमें घरेलू खपत जो है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू खपत वो ऑलमोस्ट 87% है बॉस, 87%। और कमर्शियल यूज जिसमें रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सब शामिल है, वो 13% आता है। तो इसीलिए एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है देश के अंदर। और इसीलिए नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से एलपीजी का कनेक्शन जो है ना, एलपीजी की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रहे। हालांकि कुछ राज्यों में अब पाइपलाइन के जरिए भी रसोई गैस आती है और उससे खाना बनता है, इसलिए पीएनजी यानी पाइप्ड कुकिंग गैस को भी प्राथमिकता में रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज यह भरोसा दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी ना हो और पैनिक में लोग सिलेंडर खरीदने की हड़बड़ी ना करने लग जाएं, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। जैसे सिलेंडर बुक करने के लिए पहले 21 दिन का गैप होता था, उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें जो लोग पहले 55 दिन में सिलेंडर बुक कर रहे थे, वो 15 दिन में ही बुकिंग करना शुरू कर दिए। आमतौर पर एक घर में 14 किलो वाले 6 से 7 सिलेंडर की सालाना खपत होती है और औसतन सिलेंडर रिफिल की जरूरत 55 से 60 दिनों में पड़ती है। तेल और गैस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आज की डेट में कुछ नहीं चल सकता। तेल का तो अलग खेल है, लेकिन आप गैस का गणित भी समझिए। पहली बात तो भारत में हर दिन 190 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस कंज्यूम होती है। इसमें से 50% के करीब नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है, बाकी घरेलू प्रोडक्शन है। और भारत में नेचुरल गैस की जो खपत होती है वो कहां होती है वो भी आप देख लीजिए। इस 190 मिलियन में से सबसे बड़ा कंज्यूमर है फर्टिलाइजर सेक्टर, 58 यूनिट उधर जाती है। दूसरा बड़ा कंज्यूमर है पावर जनरेशन का, 25 यूनिट उधर चली गई। तीसरा बड़ा कंज्यूमर है रिफाइनरीज, वहां 22 यूनिट चली गई। चौथा बड़ा कंज्यूमर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 37 MMCMD जाता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वो गैस आती है जो आपके किचन तक पहुंचती है, और वो गैस आती है जिससे आपकी कार चलती है। ये भी 3 तरह से आप तक पहुंचती है, एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी। भारत में हर साल 30 से 31 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम होती है, यानी हर महीने 2.5 मिलियन टन के करीब। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है और इसीलिए इसकी सप्लाई बड़ी जरूरी है। चुनौती यह है कि भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का 60% बाहर से इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है जहां अभी मामला फंसा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई डिसरप्शन होता है तो सीधे हमारे किचन पर असर पड़ता है। और इसीलिए हमने पाठशाला में आपको डे 1 में कहा था कि यह कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है कि भाई उधर चल रहा है, इधर ठीक है, थोड़ा बहुत असर हो रहा वाला हिसाब है। मिडिल ईस्ट का युद्ध में फंस जाना, खाड़ी देशों का युद्ध में फंस जाना, यह सारा संकट शुरू होगा। और वही हो गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान युद्ध के बाद 10 दिन से बंद है और इसके खुलने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा। बात सिर्फ एलपीजी की नहीं, आप पीएनजी, सीएनजी को भी देख लीजिए। पीएनजी सीधे आपके घर से पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसी कंपनियां पीएनजी सप्लाई करती हैं। यह आपके घर के अलावा रेस्टोरेंट, होटल में भी सप्लाई होती है। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, कई जगहों पर पीएनजी सप्लाई होती है। इसी तरह से सीएनजी से कार, बस, ऑटो, टैक्सी सब चलते हैं। सीएनजी की अपनी अलग बड़ी खपत है, और आज की डेट में पॉल्यूशन कम करने के लिए कई बसें सीएनजी से चलती हैं, टैक्सी सीएनजी से चलती है। अगर ये गैस का संकट खत्म नहीं हुआ तो घर के सिलेंडर से लेकर पाइप में जो गैस आती है से लेकर आपकी बस, टैक्सी, सब पर असर पड़ेगा बॉस। भारत की गैस जरूरतों को देखें तो यह बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यह ग्लोबल सप्लाई चेन से सीधी जुड़ी हुई है। ईरान युद्ध जब शुरू हुआ था और तेल गैस की सप्लाई पर संकट आने की चर्चा होने लगी थी, तो इसमें भारत के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि नेचुरल गैस की भारत को जितनी जरूरत है वो जरूरत काफी हद तक उस मिडिल ईस्ट पर निर्भर है जहां युद्ध चल रहा है। भारत अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के इंपोर्ट के लिए 5 देशों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत के एलएनजी इंपोर्ट का 83% सिर्फ 5 देशों से आता है, यानी इसकी सप्लाई में उस तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जैसा कच्चे तेल को लेकर।
दूसरी दिक्कत यह है कि भारत एलएनजी इंपोर्ट के लिए वेस्ट एशिया पर ज्यादा निर्भर है। जैसे 18% एलएनजी इंपोर्ट कतर से होता है, 11% ओमान से होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत उससे मात्र 0.1% इंपोर्ट कर पाता है। दावा है कि भारत के पास करीब 3 हफ्तों का रिजर्व है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो 3 हफ्ते के रिजर्व से क्या ही होगा बॉस। ईरान युद्ध के बीच सरकार ने अपनी तैयारियां भी तेज की हैं, क्योंकि युद्ध से तेल गैस की सप्लाई पर असर पड़ना तय था। आज जब एलपीजी सिलेंडर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है तो सरकार के सूत्रों का दावा है कि ऑयल रिफाइनरी में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति कई देशों से बहुत अच्छी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सप्लाई को सही रखने के लिए और जमाखोरी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ा है। देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कई देशों के संपर्क में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले क्राइसिस था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए तैयारी अच्छी है, किसी तरह का क्राइसिस नहीं है। सभी रिफाइनरी 100% क्षमता से काम कर रही हैं। देश के पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सोर्स मौजूद है। लोगों को सोशल मीडिया में फैली फर्जी जानकारी के झांसे में नहीं आना चाहिए। घरेलू सप्लाई बनी रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है। यानी सरकार यह मैसेज दे रही है कि सब कंट्रोल में है, पैनिक में मत आइए। लेकिन सवाल यह है कि यह कितने दिन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब उधर से तेल ही नहीं आएगा तो गैस कहां से लाइएगा। नेचुरल गैस को लेकर चर्चा के बीच यह भी बातें हो रही हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के मामले में भी ऐसे ही होगा। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार के सूत्र पहले ही कह चुके हैं कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं है, स्टॉक काफी है। सरकार का दावा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल रिजर्व है और सप्लाई के अरेंजमेंट है, और शायद यही वजह है कि सरकार ने अभी तक रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में हैं फिलहाल। सप्लाई की कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। दाम बढ़ने की बात है, लेकिन अभी बढ़ी नहीं है। इतने बड़े क्राइसिस में कुछ जगहों पर भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल पैनिक वाली स्थिति नहीं। लेकिन आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, 10 दिन में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की टांगें कांपने लग गई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत अभी कितनी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। फिलहाल ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में तेल की भयंकर कमी हो रही है, और इसी कमी से निपटने के लिए पाकिस्तान को अपने स्कूल दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ा है ताकि लोग ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल न कर पाएं। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन कर दी जाएंगी। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन खुलेंगे। सरकारी विभागों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अगले 2 महीनों तक सरकारी विभागों को मिलने वाले फ्यूल में 50% कटौती की जाएगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सभी शिक्षण संस्थाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंत्रियों को सरकारी कोटे से जो तेल मिलता था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्रियों के काफिले में जो सिक्योरिटी वाहन चलते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी आउटडोर इवेंट्स को बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा इजाफा है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी करीब 20% का इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन के अंदर बाप बाप कर रहा है। आधा पाकिस्तान लॉकडाउन में चला गया है और वहां पर लोगों की सैलरी तक कट हो रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह कितनी गंभीर समस्या है जिससे भारत अभी तक बचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी पैनिक है बॉस। बांग्लादेश में भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद करने पड़े। बांग्लादेश को थोड़ी राहत तब मिली जब भारत ने उसे हजारों टन डीजल की सप्लाई की। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की सप्लाई भेजी है। भारत ने यह सप्लाई बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते के तहत भेजी है। इस समझौते के मुताबिक भारत बांग्लादेश को हर साल 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। इसी तरह कई देश पैनिक में हैं। साउथ कोरिया, थाईलैंड, सब जगह फ्यूल प्राइस पर कैपिंग लगा दी गई है। थाईलैंड के पीएम ने लोगों से अपील की है कि तेल खरीदिए लेकिन जमाखोरी मत कीजिए। वियतनाम ने कहा है कि फ्यूल इंपोर्ट पर टैक्स को कुछ दिनों के लिए हटा देगा। फिलीपींस ने 4 दिन वर्किंग डे का ऐलान किया है जिससे तेल की खपत कम हो। अलग अलग देशों में क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। यह क्राइसिस और बढ़ सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने धमकी दी है कि 1 लीटर भी यहां से गुजरने नहीं देंगे। यानी यह मामला बहुत गंभीर है। आज की डेट में भारत इससे लड़ रहा है और हम भारतीय के तौर पर बचे हुए हैं। लेकिन मनाइए कि यह युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा चल गया
तो कोई नहीं बच पाएगा। और युद्ध लंबा चलेगा या नहीं, इसको अगले चैप्टर में बताता हूं। अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे, ईरान 10 साल तक लड़ने की तैयारी में है क्या? रूस खुफिया जानकारी दे रहा, चीन हथियार बनाने में मदद कर रहा, ईरान को मदद और ट्रंप के साथ खेला हो रहा है क्या? बच्चों के स्कूल पर बम गिराया, निहत्थे शिप को डुबाया और उसके बाद बेशर्मी से ट्रंप का वो बयान कि सुनकर हिल जाएंगे। ईरान को तोड़ ना निकाल पा रहे ट्रंप अब सबसे घातक हमले की तैयारी में है क्या? युद्ध और बढ़ेगा, रुकेगा, क्या होगा? अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध को लेकर जो हम लगातार पाठशाला में बता रहे हैं वो होता दिख रहा है। ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले थे, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान जमकर फोड़ रहा है। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं और अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करने लगे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना ज्यादा हमला होगा। ईरान कह रहा है कि हम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है। भाई, ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल भी कह रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान युद्ध पर ट्रंप अब पुतिन से बात कर रहे हैं। चीन ने ईरान को 2 शिप भेज दिए हैं जिसमें हथियार हैं, यह भी कहा जा रहा है। यानी ट्रंप अब ईरान युद्ध से एग्जिट के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक तो दिया, लेकिन अब उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इससे निकलना कैसे, क्योंकि वो प्लान बी बना के ही नहीं गए थे। उन्होंने सोचा था ईरान 4 दिन में निपट जाएगा, यहां ईरान ठोके जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों के कहने पर ईरान पर हमला किया। अरे बॉस, युद्ध को खेल बना दिए हो क्या? तय ही नहीं कर पा रहे कि युद्ध किस लिए किए। कभी कहते हो इजराइल जो है वो अटैक करने वाला था इसलिए हमको घुसना पड़ा, अब कह रहे हैं कि मेरे ही 4 लोग बोल दिए इसलिए मुझे घुसना पड़ गया। कैसा नेता है, कैसा देश है जी। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही चीन और रूस एक्टिव हो गए। ट्रंप ने पुतिन से बात की, पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं। बताइए, ये ट्रंप को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। वादा करके आए थे कि मैं आऊंगा 2-4 हफ्ते में जो है वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। रूस यूक्रेन का युद्ध तो रुका नहीं, यहां पुतिन कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हारा युद्ध रोक देता हूं, तुम मेरा क्या रोकोगे। चीन ने मौके का अलग फायदा उठाना शुरू कर दिया, 2 शिप ईरान की तरफ रवाना कर दी। उससे अमेरिका के अलग होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप भले ही युद्ध रुकवाने की बातें कर रहे हों, लेकिन युद्ध रुकने के लक्षण नहीं दिख रहे बॉस, क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है कि युद्ध कब खत्म होगा यह डिसाइड करना अमेरिका के बस में नहीं है। ईरान युद्ध कब रुकेगा, ट्रंप की कैसे फजीहत हो रही है, क्यों ट्रंप युद्ध का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं, रूस और चीन का क्या प्लान है, आज आपको सब बताऊं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। We're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's not. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि ईरान युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला है। लोग बात करने लगे कि अचानक ट्रंप जल्दी युद्ध खत्म करने की बात कैसे कर रहे हैं बॉस, क्योंकि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल मचा दी। ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर आ रही है, क्योंकि युद्ध का फैसला तो ट्रंप का था। ईरान ने थोड़े कहा था कि आओ हम पे हमला कर दो। जब युद्ध से हो रहे नुकसान की सारी जिम्मेदारी ट्रंप पर आ गई तो वो जल्दी युद्ध खत्म करने की बातें करने लगे। लेकिन दुनिया को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो मार्केट को शांत रखने के लिए कह रहे हैं। वहीं ईरान पर किस लिए हमला किया यह भी ट्रंप क्लियर नहीं कर पा रहे। जो चाहते थे वो हुआ नहीं और जो हो रहा है वो ट्रंप ने सोचा नहीं था, इसलिए अब ट्रंप की हालत खराब हो रही है। आप ट्रंप को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मामला।
they were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेरी सून ये युद्ध खत्म होगा। कैसे? तुमने क्या हासिल किया जो वेरी सून खत्म कर दोगे? ईरान कह ही नहीं रहा कि अभी खत्म करेंगे। हालांकि ट्रंप के इन बड़बोले बयानों से भी कम से कम शेयर मार्केट को थोड़ी राहत मिली। आज शेयर मार्केट थोड़ा सुधर गया, ये सोच के कि ट्रंप हैं ठीक है कह रहे होंगे। इतना ही नहीं, अब तो युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ईरान से बात करने को भी तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की संभावना है, वो ईरान से बात करने को तैयार है, लेकिन ये शर्तों पर डिपेंड करता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना कि तेहरान भी बात करना चाहता है। ये क्लासिक ट्रंप स्टाइल का बयान है बॉस, जिसमें वो बात करने की इच्छा भी जता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तेहरान भी बात करना चाहता है। क्यों भाई? अभी तो कुछ दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देर कर दी ईरान ने, हम तो मारेंगे। ईरान ने ऐसे होश ठिकाने पर लाए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कि अब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं सुन रहा हूं तेहरान बात करना चाहता है। क्यों बात करोगे भाई? मत करो ना। चीता बन के घूम रहे थे, घूमो चीता बन के। सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो ईरान ने किया है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को फंसा के छोड़ दिया है कि हम तो मरेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की बातों में झोल है बॉस। एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ईरान से बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री आज ही ईरान को बड़ी धमकी दे रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को निर्णायक रूप से हराने तक हमले जारी रहेंगे। आज ईरान पर सबसे भयंकर हमले का दिन था। पिछले 24 घंटे से ईरान आग में धधक रहा है। ईरान अब अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमलों में कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका जितनी धमकी दे रहा है उतना ही ईरान पलट के फोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों और अमेरिकी एसेट्स पर ईरान भयंकर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। जहां तक ट्रंप के युद्ध जल्दी खत्म करने की बात है, तो इस पर भी ईरान ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया। वो कह रहा है कि युद्ध खत्म करने का फैसला सिर्फ हम करेंगे, मतलब ईरान करेगा। अमेरिकी सेना युद्ध को खत्म नहीं करेगी। 10 साल तक हमला करने के लिए मिसाइल का स्टॉक हमारे पास है। तब तक युद्ध करेंगे जब तक अमेरिका हार नहीं मानता। इस इलाके का समीकरण और भविष्य हमारे हाथ में है। अमेरिका से बातचीत की कोई संभावना अब नहीं बची। यानी ईरान क्लियर कह रहा है कि तुम नहीं बताओ कि युद्ध कब खत्म होगा, अब हम बताएंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। लड़ना था ना तुमको, लड़ो। हम तो 10 साल लड़ने के लिए बैठे। तुम दुनिया के फूफा बने घूमते हो ना कि तुम अमेरिका हो, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो, तुमको ज्यादा नुकसान होगा। हमको तो तुम मारने ही पे तुले हो, मार दो। युद्ध में ईरान को भले ज्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन अब ईरान ने इसे अपने वजूद की लड़ाई बना लिया है। और ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, कंडीशन भी रख रहा है कि अगर युद्ध बंद करना है तो अमेरिका गारंटी दे कि भविष्य में कभी हमला नहीं करेगा और पूरी तरह से सीज फायर हो। अब तक रॉकेट और ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रहे ईरान ने अब युद्ध में महाविनाशक हथियार भी निकाल दिए। ईरान की सेना ने पहले ही खुला ऐलान कर दिया था कि वो अब अपनी घातक और हेवी मिसाइल से दुश्मन पर अटैक शुरू करेगा। और आज ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक का दावा किया है। ईरान की सेना ने अटैक का जो वीडियो जारी किया उसमें एक के बाद एक 5 बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट की तरफ लॉन्च होती नजर आ रही है। आप देखिए जरा। ईरानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइल अनजान लोकेशन से लॉन्च होती नजर आ रही है। ईरान ने दावा किया कि अब वो इजराइल के ठिकानों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के सभी ठिकानों को भारी भरकम मिसाइल से तबाह कर देगा। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसके पास मिसाइल्स और दूसरे हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है। इसे साबित करने के लिए ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के लिए तैयार नजर आ रही है। मिसाइल को लॉन्चर में लोड करके रखा गया है ताकि एक इशारा मिलते ही अंडरग्राउंड भंडार से बाहर लाया जा सके। तो ईरान भी ये दिखा रहा है कि हमको हल्के में मत लेना, इतना सब कुछ है मेरे पास। अब सवाल है कि ये अभी का वीडियो है या पहले का वीडियो है, ये कैसे पता चलेगा?
आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी ईरान उन्हें चकमा देकर कैसे भारी भरकम मिसाइल भी आसानी से लॉन्च कर दे रहा है। दरअसल ईरान ने अलग अलग इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री बना रखी है। जरूरत पड़ने पर वीरान इलाकों में बनी इन सीक्रेट फैक्ट्री से लॉन्चर मिसाइल लेकर बाहर निकलते हैं और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि ईरान की जिस नेवी को ट्रंप पूरी तरह तबाह करने का दावा करते नहीं थक रहे, ईरान की उस नेवी ने भी इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक के वीडियो जारी किए, जिसमें अनजान लोकेशन से मौजूद ईरान के शिप से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च होते नजर आ रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसकी नेवी ने कुवैत में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया है। यानी मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलकर अपने प्रतिद्वंदी पर मेंटल प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो इतना झूठ बोल चुके हैं कि सबको उनकी टैक्टिक समझ में आ गई। अब कोई उनके झूठ में फंसता नहीं है। ईरान सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं दाग रहा, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उसने मिसाइल में लोड होने वाले वॉरहेड का वजन भी बढ़ा दिया। ईरान की सेना ने कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल्स में 1000 से 2000 किलो तक के वॉरहेड लगा रहा है, जिससे मिसाइल और घातक हो गई है। ईरान के पास खुर्रम शहर 4 और फतह 2 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ऐसी घातक मिसाइल 1000 किलो के वॉरहेड के साथ किसी टारगेट पर गिर गई तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। आमतौर पर मिसाइल्स में 500 किलो तक के वॉरहेड लगे होते हैं। ऐसे में 1000 से लेकर 2000 किलो तक के वॉरहेड वाली मिसाइल मोटे कंक्रीट वाली सतह को भी भेद देगी। और हमने आपको कहा था कि ईरान शुरू में पुराने हथियार, पुराने ड्रोन यूज कर रहा है, अब वो निकाल रहा है नया माल। ईरान ने अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का दम दिखाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी, जबकि पहले ही ईरान के शाही ड्रोन अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को धुआं कर रहा है। ईरान ने अपने घातक ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर हमले का भी वीडियो जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई ड्रोन तय टारगेट की तरफ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। ईरान ने उन्हीं ड्रोन की मदद से इजराइल के हाइफा में उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। आज भी ईरान ने ड्रोन अटैक में यूएई की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ईरान ने इन्हीं ड्रोन हमलों में 11 दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू को बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसे में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। अगर ऐसे ही ईरान से मिसाइलें चलती रहीं, उधर अमेरिका धमकी देता रहा और दोनों एक दूसरे को फोड़ते रहे, तो युद्ध रुकेगा कैसे? ट्रंप ने ईरान से बात करने और युद्ध खत्म करने की बातें तो की, लेकिन आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल का सैन्य अभियान ईरान की हड्डियां तोड़ रहा है। हम ईरानी लोगों को जुल्म से आजादी दिलाना चाहते हैं। ईरान अगर खतरनाक मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन चला रहा है तो इजराइल भी ईरान को फोड़ने में पीछे नहीं। इजराइल से भी लगातार अटैक ईरान पर हो रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग देश को नया सुप्रीम लीडर मिलने का जश्न मनाने रहे थे। ईरान के सरकारी टीवी पर इसका टेलीकास्ट हो रहा था, तभी अचानक वहां से कुछ दूरी पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। लेकिन ईरान का भी आप जज्बा देखिए कि लोग अटैक के बाद पैनिक में नहीं आए, भागे वागे नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इस तेहरान में रिजीम चेंज होगा, रिजीम चेंज होगा। वहां पब्लिक सड़क पर खड़ी हो गई खामनेई के बेटे के लिए कि भाई ये हमारा नया सुप्रीम लीडर आ गया। वहां बम गिर रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि मारो, मार ही ना दोगे। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सोचते थे कि किसी के ऊपर बम गिराओ, खत्म करो मामला। उन्होंने ईरान जैसा जज्बा देखा नहीं था। तेहरान ही नहीं, ईरान के कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के हमलों का धुआं उठता दिख रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है बॉस। ईरान ही नहीं, इजराइल की सेना लेबनान पर भी अंधाधुंध हमले कर रही है। आज भी इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक इमारत ध्वस्त होती नजर आई। इजराइल ने इसे ईरान की मदद कर रहे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बताया। इजराइल की सेना ने ऐसे ही हमलों के कुछ और वीडियो जारी किए, जिसमें कई इमारतें बम धमाकों से ध्वस्त होती दिख रही हैं। यानी ईरान युद्ध के खत्म होने की बात तो दूर, युद्ध अब नए लेवल पर जा रहा है। और अब तो ईरान युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से रूस और चीन की भी एंट्री होती दिख रही है। पुतिन और जिनपिंग अभी तक ईरान युद्ध पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान की मदद कर रहे थे। कहा जा रहा है कि रूस चीन की मदद से ही ईरान अभी तक युद्ध में टिका हुआ है। यह बात ट्रंप को समझ में आ रही है। ट्रंप ने तो पुतिन को फोन भी कर दिया। ट्रंप और पुतिन के बीच काफी देर बात हुई है। पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो युद्ध में मध्यस्थता के लिए तैयार है। आप सोचिए कि ट्रंप किस तरह से बेचैन है कि वो पुतिन से बात करेंगे, अब तो ठीक भाई तू ही सुलझा दे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से ही रूस ईरान की मदद कर रहा है। अब यह बात दुनिया के सामने आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक संबंध है। रूस किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है, इस पर एक रिपोर्ट के मुताबिक
रूस ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है। अमेरिकी एसेट्स की लोकेशन ईरान को बता रहा है। रडार, वॉरशिप और कम्युनिकेशन सिस्टम की जानकारी दे रहा है। रूस की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर ईरान सटीक हमले भी कर रहा है। यानी रूस अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। इसी वजह से ईरान बिल्कुल सटीक हमले कर रहा है, जिससे अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंच रहा है। उधर चीन भी अब युद्ध में खुलकर सामने आ गया। ईरान और चीन के बीच तगड़े व्यापारिक संबंध हैं। ईरान का 90% कच्चा तेल चीन खरीदता है। यानी एक तरह से चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान पर निर्भर है। ईरान पर अमेरिकी कंट्रोल का मतलब चीन के लिए परेशानी बढ़ना भी होगा। ईरान की मदद के लिए चीन से 2 बड़े जहाज ईरान की तरफ रवाना हुए हैं। इस खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। इन जहाजों में क्या है, इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में बड़ी मात्रा में मिलिट्री ग्रेड का केमिकल हो सकता है। इस केमिकल का इस्तेमाल रॉकेट बनाने में किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल में भी यह केमिकल इस्तेमाल होता है। जहाजों में चीन के हथियारों की खेप होने की बात भी कही जा रही है। चीन से निकले जहाजों पर अमेरिका और ईयू की नजर बनी हुई है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका इन जहाजों पर हमला कर सकता है? अगर अमेरिका ने हमला किया तो भाई ये तो चीन के जहाज हैं, वो चुप थोड़ी बैठेगा। अगर जहाज ईरान पहुंच जाते हैं तो ईरान को रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी। यानी दोनों ही स्थिति में ईरान युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नहीं। रूस और चीन की एंट्री के बीच ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप जिस तरह से और जितनी तरह की बातें कर रहे हैं, उससे भी लोग हैरान हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सोचिए कि ईरान की नेवी के दर्जनों शिप तबाह करने के बाद ट्रंप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना कह रही है कि शिप को डुबाने में ज्यादा मजा आता है। आप सोचिए कैसे लोग हैं यार। एक निहत्था शिप मार दिया, उसमें लोग मर गए, कह रहे हैं कि उसको पकड़े नहीं, लेकिन डुबाने में ज्यादा मजा आता है ना, इसलिए डुबा दिए। सुनिए जरा इस आदमी को। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's a... सोचिए एक देश की नेवी के दर्जनों शिप आप तबाह कर दें और फिर कहते हैं कि शिप डुबोने में मजा आता है। इतना ही नहीं, कल ही ट्रंप ने कहा कि 4 लोगों की सलाह के बाद ईरान पर हमले का फैसला हुआ था। इसमें पहले हैं ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, दूसरे हैं ट्रंप के विशेष दूत और करीबी स्टीव विटकॉफ, तीसरे हैं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और चौथे हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। ट्रंप ने कहा कि इन सभी ने बताया कि ईरान हमला करने वाला है। ईरान को रोकने के लिए हमने पहले हमला करने का फैसला कर दिया। सोचिए एक देश पर ट्रंप ने इसलिए अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें 4 लोगों ने सलाह दी थी। इन 4 लोगों में इनका एक दामाद भी था और एक दोस्त था। ऐसे तो इनका देश चल रहा है। ट्रंप की फजीहत इस मामले में भी हो रही है कि ईरान में बच्चियों के स्कूल पर युद्ध में मिसाइल गिराई गई। ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को एक गर्ल्स स्कूल में मिसाइल अटैक पर ट्रंप बुरी तरह घिर गए। इस हमले में 150 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की मौत हुई थी। अब जबकि ईरान ने टॉमहॉक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी कर दिया है और जांच में वीडियो सही साबित हो चुका है, साथ ये भी पुष्टि हो चुकी है कि इस हमले में अमेरिका की सबसे पावरफुल मानी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो ट्रंप से इस पर जवाब देते नहीं बन रहे, क्योंकि दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं। ईरान इसके लिए ट्रंप को वॉर क्रिमिनल बनाने की मांग कर रहा है। और जब टॉमहॉक मिसाइल से हमले पर ट्रंप से जवाब मांगा गया तो ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका ने कई देशों को टॉमहॉक मिसाइल बेची है, ईरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइल हो सकती है। सुनिए कैसे इसको हम सरल भाषा में थेथराई करना कहते हैं। American missile strike and a Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अमेरिका जैसा बेशरम देश आपको शायद ही मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप बेशर्मी के चरम पर हैं बॉस। कह रहे हैं दूसरे देशों को भी टॉमहॉक बेचा है, ईरान के पास भी तो है। तो ईरान आप पे नहीं मार रहा है टॉमहॉक, अपने घर में मासूम बच्चियों पे मार दे रहा है। कैसे लोग हैं बॉस, बच्चे मार के उसके बाद भी जो है बेशर्मी से खड़े हैं, नजर मिला रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया का भला कर रहे हैं।
आप देखिए कि जो ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइल हो सकती है, वही ट्रंप बच्चों के स्कूल में मिसाइल अटैक के बाद इसमें अमेरिका का हाथ होने से साफ इनकार करते रहे। कहा गया कि अमेरिका ने इस युद्ध में टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन ट्रंप के इन दावों को खुद उनकी सेना ने तब झूठा साबित कर दिया जब अमेरिकी वॉरशिप से ईरान पर दागी गई मिसाइल्स का वीडियो जारी किया गया। एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि इस वॉरशिप से भी टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है बॉस। अब अमेरिका का हाल देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं कि युद्ध लगभग खत्म हो गया, ईरान की नेवी एयरफोर्स अब मैंने खत्म कर दिया है, मिसाइल भी कम बची है, ड्रोन हर जगह नाकाम हो रहे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। वही ट्रंप प्रशासन के लोग ईरान को हराने के लिए नए सहयोगी तलाशने में जुट गए। ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम को ही देख लीजिए, उन्होंने सऊदी अरब को युद्ध में शामिल होने की धमकी दे दी। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान के हमलों को रोकने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों भाई, तुम तो दुनिया की नंबर 1 सेना हो, मारो ना, तुमको सऊदी की सेना क्यों चाहिए। कह रहा है कि जबकि रियाद में ईरान के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका को अपना दूतावास खाली करना पड़ा है। ऐसे में लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को अमेरिका के साथ हुई डिफेंस डील की याद दिलाई और कहा कि अमेरिका आतंक को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। यही नहीं, लिंडसे ने सऊदी अरब को युद्ध में सेना नहीं उतारने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गजब गुंडई चल रही है भाई अमेरिका की, गजब। एक तो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जो भी ये खाड़ी देश हैं वो अमेरिका की वजह से फंसे पड़े हैं। उसमें इनका राष्ट्रपति नौटंकी कर रहा है कि मैंने वहां सब खत्म कर दिया, और राष्ट्रपति का सलाहकार कह रहा है कि सऊदी अरब इसमें सेना क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे जब सब खत्म ही कर दिए तो सऊदी की सेना तुमको चाहिए क्यों। ऐसे तो बहुत तुम पूरी दुनिया में दिखाते हो कि अमेरिका की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो लड़ो ना अकेले। इजराइल तुम्हारे साथ है, वो कम पड़ रहा है। आप देखिए कि दुनिया भर में हेकड़ी दिखा रहे ट्रंप का ईरान युद्ध की वजह से क्या हाल हो चुका है। ट्रंप के सीनेटर ने सऊदी अरब को युद्ध में उतरने की धमकी दी, जिस पर यूएई के अरबपति खलफ अहमद अल हफ्तूर ने पलटवार किया। अरबपति हफ्तूर ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब पर हमला क्यों हो रहा है, और यह भी जानते हैं कि किसने पूरे मिडिल ईस्ट को इस खतरनाक युद्ध में घसीटा है, वो भी बिना उन लोगों से सलाह लिए जिन्हें वो इस क्षेत्र में अपना सहयोगी कहता है। आगे हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को ऐसे किसी शख्स की जरूरत नहीं है जो ये दावा करता है कि वो हमें बचाने मिडिल ईस्ट आया। सच्चाई यह है कि अमेरिका के जल्दबाजी भरे फैसलों ने मिडिल ईस्ट को युद्ध में उलझा दिया है। हफ्तूर ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश ईरान को खतरा मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी ताकतों की तरफ से शुरू किए गए युद्ध में शामिल होने के लिए खुद तैयार हो जाएं। आखिर में हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अमेरिका सऊदी अरब से दूरी बनाए रखे। अगर हथियार की बात है तो यह किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए निवेश करता है, इन हथियारों के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है, तुम कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हो। यह एक बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्री है जो इस तरह के सौदों पर ही टिका है। यानी अब खाड़ी देशों के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हम फंसे हुए, हमको ज्ञान मत बांटो, और हथियार दिए हो तो एहसान नहीं किए, पैसा लियो भर भर के। तो ये तो हाल है अमेरिका का। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आप जरा इसका चैप्टर देखिए। शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। हाईकोर्ट में वो हुआ कि केजरीवाल एंड टीम की नींद उड़ जाएगी क्या। बंगाल चुनाव के पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कैसे झटका लगा। एसआईआर पर बन रहे सारे माहौल की हवा निकल गई है क्या, अब इसका चैप्टर। शराब घोटाले में जब केजरीवाल और उनकी टीम को निचली अदालत से छूट मिल गई तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब पूरा खेल फिर से पलटता दिख रहा है। जिस केस में केजरीवाल के लोग जश्न मना रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उसी केस में केजरीवाल एंड टीम के जश्न पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। जो केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले को ईमानदारी का मेडल बता रहे थे, हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ जाएगी, आज इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो ममता बनर्जी को किस बात का सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, आज इसका भी चैप्टर खोल रहा हूं। दोनों का इस दोनों खबरों की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है। गणेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इस बार जनता उसका एक एक पाई का हिसाब लेगी। एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठी ममता बनर्जी की मुश्किल कैसे बढ़ गई वो बताऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। इससे वो बड़े उत्साहित थे।
उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे, वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। केजरीवाल की वापसी की बातें होने लगी थी, जश्न मनाया जा रहा था। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कोर्ट कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। आरोपियों को नोटिस जारी करने का मतलब है कि केस पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अब दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल ला सकती है। क्योंकि आप देखिए कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर गलत जांच करने और पद का गलत इस्तेमाल करने की बात पहली नजर में पूरी तरह से गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में फैसला न सुनाए। यानी जब हमने उस दिन फैसला आया था तो आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक लाइफलाइन मिल गई है कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक तो भाई वो यही कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि निचली अदालत ने कह दिया। लेकिन केजरीवाल को झटका तब लग गया जब फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कई बातों को ही गलत बता दिया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां झटके की तरह है। एक तरफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर सवाल उठा दिए, दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद ईडी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की। ईडी ने कहा कि वो किसी भी तरह से सीबीआई की कार्रवाई में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। ईडी के अनुसार यह स्थिति नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल डेकोरम के बुनियादी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हाईकोर्ट ये सुनता है और उसको लगता है निचली अदालत ने जो टिप्पणियां की वो गलत थी, जो वो अभी कह रहा है प्राइमा फेसी लग रहा है, तो भाई निचली अदालत तो कह देती है कि भाई आप सीबीआई के अधिकारी पर जो है एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट कहेगा कि ऐसा फैसला देने वाले अदालत में जो जज बैठे थे उनके साथ क्या होना चाहिए। ये तो लोग पूछेंगे जिनका न्याय प्रक्रिया में विश्वास है। लेकिन अब ये लड़ाई लंबी है। फिलहाल ये शुरुआती झटका है केजरीवाल के लिए, लेकिन अभी हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा ये देखना होगा और उसमें कितना वक्त लगेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल के लिए हालांकि एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। उधर एक मुसीबत ममता बनर्जी के सामने भी है। बंगाल में गजब ही हो रहा है। एसआईआर लिस्ट से लोगों का नाम कटने के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर है। 5 दिन से धरना कर रही हैं। धरने पर बैठी ममता बनर्जी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। पश्चिम बंगाल से लगभग 63 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटर्स के करीब 8% है। ममता का आरोप है कि जिनके नाम काटे गए उनमें तमाम लोग जीवित हैं और वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बंगाली भाषी हैं। ममता बनर्जी की मांग है कि चुनाव आयोग तुरंत एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करे, जिससे उन सभी लोगों के नाम शामिल हों जो फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। ममता बनर्जी के विरोध के बीच ही मुख्य चुनाव आयुक्त भी बंगाल में मौजूद हैं। ज्ञानेश कुमार अपने पूरे पैनल के साथ 3 दिन के लिए बंगाल गए हैं। इस दौरान उन्हें कई बार विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सीएससी के खिलाफ महाभियोग के नोटिस का मसौदा इसी हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज को हटाने की जैसे ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग, और दूसरा शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ होना। तो अब ये महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, वहां क्या होगा, बहुत सारे इसमें दांव पेच हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक दिक्कत सुप्रीम कोर्ट से भी आई है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ये कहा कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसमें एक तरीके से बंगाल सरकार को लताड़ लगाई है, और वहां उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें एसआईआर में उसको तो जो है कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो ये भी ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। तो अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। युद्ध के हालात के बीच इस वक्त हर कोई एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि जिस रसोई गैस यानी एलपीजी से आप खाना बनाते हैं, वो रसोई गैस खुद कैसे बनती है और कहां कहां बनती है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, और भारत में कुल एलपीजी की मांग का केवल 40% के करीब ही घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। भारत मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका से ज्यादा एलपीजी खरीदता है। असल में एलपीजी तो पेट्रोलियम उत्पादों को साफ करने यानी रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाला एक सह उत्पाद है, को प्रोडक्ट। जब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जमीन या समुद्र के नीचे से निकाला जाता है तो वो बहुत गाढ़ा होता है,
इसे रिफाइनरी में बड़े बड़े टावर्स में बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर तेल से अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। एलपीजी इसमें सबसे हल्की होती है, इसलिए वह प्रक्रिया के दौरान सबसे ऊपर गैस के रूप में निकलती है। यानी एलपीजी खुद जमीन से नहीं निकलता है। आप जो क्रूड ऑयल निकालते हैं उसको जब आप रिफाइन करते हैं तब उसमें से गैस के तौर पर एलपीजी निकलती है। इसके बाद गैस को बहुत ज्यादा दबाव बनाकर, प्रेशर उसका बनाकर उसे ठंडा करके तरल में बदल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा गैस भरी जा सके। जब हम अपने चूल्हे का बटन ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का दबाव कम होता है और वो तरल फिर से गैस बनकर बाहर निकलता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास कच्चे तेल को साफ करने का बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत में बहुत सी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जहां एलपीजी का उत्पादन होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी भारत की बड़ी एलपीजी उत्पादक रिफाइनरी है। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग केंद्र हैं। गुजरात में ही कोयाली में इंडियन ऑयल और वडिनार में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी में एलपीजी बनती है। केरल के कोच्चि में भारत पेट्रोलियम, कर्नाटक के मंगलौर में मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल और पंजाब के बठिंडा में एचपीसीएल मित्तल रिफाइनरी एलपीजी का उत्पादन करती है और फिर ये एलपीजी आप तक पहुंच पाती है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।